साथियों नमस्कार, मैं सीवी शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का हम रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें आपका टॉपिक है वायुमंडल का संगठन व संरचना, यानी एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले ये आपका वायुमंडल दिया हुआ है, तो दिमाग में सबसे पहले प्रश्न आता है कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल क्या है? तो यानी वायुमंडल किसको कहते हैं हम? तो ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? गोल है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण है, और गैसों का आवरण है तो वो किसी ना किसी से रुका होगा, तो वो रुका हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल से। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पृथ्वी में एक गुण पाया जाता है, वो क्या है? वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी को बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी कारण क्या है? वायुमंडल रुका हुआ है। तो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, जो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से रुका हुआ है। तो हमारे जो वायुमंडल का 50% भाग है, यानी धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर जो 50% भाग है वो 5.5 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी धरातल से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ये धरातल है जिस पर आप रहते हो, तो यहाँ से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल का क्या है? 50% भाग मिलता है। और 97% भाग है, 97% भाग ये मिलता है 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब आपके जो पाठ्यक्रम में दे रखा है वायुमंडल का संगठन व संरचना, तो यानी वायुमंडल का संगठन क्या है? तो संगठन बोलते हैं कि यानी वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो जो वायुमंडल बना है वो मिलकर बना है गैसों से, जलवाष्प से और एरोसोल यानी धूलकणों से। वायुमंडल इन 3 चीजों से मिलकर बना है, या वायुमंडल में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गैसें, जलवाष्प और एरोसोल। तो गैसें हैं, अब इन गैसों का क्या है? क्रम है मात्रा के अनुसार, घटती मात्रा के अनुसार क्रम है। तो पहली जो गैस है ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका नाम है नाइट्रोजन गैस। ये 78.08% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। फिर है ऑक्सीजन गैस, जिसको हम प्राणवायु गैस कहते हैं, और उसी से हम श्वसन क्रिया करते हैं। यह है आपकी 20.95% गैस है। और तीसरी है ऑर्गन गैस, 0.93% ये गैस है। अब ये तीनों गैस स्थायी गैसें हैं। स्थायी गैसें मतलब इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थायी गैसें क्या है कि इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अपरिवर्तनशील गैसें हैं। कोई दूसरा नाम में दे तो अपरिवर्तनशील हैं। फिर है चौथे नंबर पर CO2 गैस। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये परिवर्तनीय गैस है, और इसकी जो मात्रा है वो 0.36% है। इसकी मात्रा क्या है? बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और औद्योगिकरण के बाद तो इसकी जो मात्रा में वो बहुत वृद्धि हुई है। वो क्यों हुई है? कि कल कारखानों से निरंतर धुआं निकल रहा है, वाहन चल रहे हैं, पेट्रोलियम का दोहन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है? कार्बन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में अधिक जा रही है, जिससे क्या है? CO2 की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई है। फिर है आपकी नियोन गैस, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है हीलियम, फिर है जीनोन, फिर है हाइड्रोजन, और फिर है ओजोन गैस। यानी हमारी पृथ्वी की छतरी बोलते हैं जिसको, पृथ्वी का छाता, वो है आपकी ओजोन गैस, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। अब ये जो गैसें हैं ये अस्थायी गैसें हैं, यानी इनकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अस्थायी हैं
यानी परिवर्तनशील गैसें हैं। अब दूसरा है जलवाष्प, यानी पहली तो गैसें हो गई कि हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों से मिलकर बना है और गैसों का आवरण है हमारी पृथ्वी के चारों ओर। फिर दूसरी चीज है जलवाष्प। जलवाष्प की जो मात्रा है वो 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ये जलवाष्प है जो धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर हमको 90 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसका जो 90% भाग है वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी जो सघनता है वो अधिक, वो 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ये परिवर्तनीय है, यानी इसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। यानी परिवर्तन क्यों होता रहता है कि ये जो जलवाष्प होता है महासागरों में जलवाष्प यानी पानी गर्म होके और जल का वाष्प रूप में यानी जल का गैसीय रूप ही जलवाष्प कहलाता है। तो उसकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। यदि संघनित किया जाए तो पूरी पृथ्वी पर 2.5 किलोमीटर की परत हो जाएगी। इस जलवाष्प को यदि संघनित कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी पर 2.5 किलोमीटर मोटी परत बन जाएगी। वायुमंडल में यह हवा के आयतन का 2% पाया जाता है। पृथ्वी पर अधिकतम विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है 4 से 5%। विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्यों पाया जाता है ये? क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की वर्ष भर लंबी किरणें पड़ती हैं, वो महासागरों पर पड़ती हैं, महासागरों के जल को गर्म करती हैं और वहाँ से क्या है जल है वो वाष्प के रूप में उड़ता है, यानी जल का गैसीय रूप होता है। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में 4 से 5% पाया जाता है और न्यूनतम है वो मरुस्थलीय व ध्रुवीय क्षेत्रों पर पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो वहाँ ये 1% पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की क्या है तिरछी किरणें पहुंचती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों में, तो वहाँ 1% पाया जाता है। ये क्या है प्राथमिक हरित गृह प्रभाव वाली गैस है, यानी प्राथमिक हरित गृह प्रभाव वाली गैस है और ये वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करती है। ये प्राथमिक हरित गृह प्रभाव वाली गैस है, कौन सी? जलवाष्प, और ये कंबल की तरह कार्य करती है। अब हम देखेंगे एरोसोल। एरोसोल यानी धूलकण। धूलकण, राख, नमक के कण, धुएं के कण, कालिमा, परागकण आदि इसमें आते हैं और विषुवत व ध्रुवीय पर यह न्यून पाया जाता है। विषुवत व ध्रुवियों पर क्षेत्र पर यह न्यून पाया जाता है। क्यों पाया जाता है विषुवत पर? क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर शीत है इसलिए पाया जाता है। उपोष्ण व शीतोष्ण में अधिक पाए जाते हैं। धूलकणों से वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है। धूलों से क्या है वर्णनात्मक, जिसको चयनात्मक बोलते हैं, तो इनसे क्या है चयनात्मक प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है और इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो दी थी लॉर्ड रेले महोदय ने। अब हम पढ़ेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक सर्वेक्षण हुआ था, कब हुआ था? 1890 से 1970 में। यह पता लगाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 10% वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? 10%। यह एक सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया गया था। जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे क्या है भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी वायुमंडल के तापमान में भी वृद्धि होती है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग की घटना या भूतापीय। और यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और धरातल को गर्म करने में सहायक है। यह जो CO2 गैस है ये क्या है सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारदर्शी है,
किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ये सौर्यिक विकिरण जो कि सूर्य से आने वाली किरण है वो लघु तरंगों के रूप में आती है हमारी पृथ्वी पर, और लघु तरंगों के रूप में आती हैं तो उसके लिए क्या है, पारदर्शी है, यानी उनको आने देती है। और पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से जो निकलने वाली किरणें जो रात के समय निकलती हैं उनके लिए क्या है, अपारदर्शी है, और वो क्या है, दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती हैं। विश्व मौसम विज्ञान WMO के अनुसार वर्ष 2015 से 2022 की अवधि में वर्ष अवधि से 1850 से 1900 के आधार पर 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1.15 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। अब है ओजोन गैस। अगली गैस है ओजोन गैस। जो ये ओजोन गैस है, हम आगे मंडल पढ़ेंगे, पृथ्वी जो वायुमंडल के संरचना है उसमें पढ़ते पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक समताप मंडल। तो ये जो ओजोन गैस है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ये उसमें भी अधिकतम जो पाई जाती है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसमें भी अधिकतम में भी अधिक पाई जाती है, वो पाई जाती है 19 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक। और जो इसका प्रमुख संकेंद्रण है, यानी किसी बिंदु पर सबसे अधिक जो मिलेगी, ये मिलेगी आपको 22 किलोमीटर पर। 22 किलोमीटर पर यह सर्वाधिक पाई जाती है। इसको क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा छतरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वी की सुरक्षा छतरी ओजोन गैस को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या है, रोकती है और पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो इसको पृथ्वी की सुरक्षा छतरी बोलते हैं या कवच बोलते हैं। अब जो ओजोन गैस है, इसका जो विनाश करती है वो करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC गैस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? प्रशीतकों से, यानी एसियां हैं, फ्रीज हैं, इनसे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जिससे क्या है, इसका जो मोटाई है वो घटती जा रही है। तो ये थी आपकी ओजोन गैस। अब पढ़ेंगे हम वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसी है। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, कितनी परतें हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी वायुमंडल की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वायुमंडल का। तो पहले तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान है वो कितना है, 15.2 डिग्री सेल्सियस, 15.2 डिग्री सेल्सियस, ये पृथ्वी का औसत तापमान है। अब हम देखेंगे जो पृथ्वी वायुमंडल की संरचना है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो तापीय संरचना और एक है रासायनिक संरचना। तापीय संरचना को हमने फिर भागों में बांट दिया है। अब धरातल से ऊपर जाने पर, यानी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और इस सतह से ऊंचाई के साथ जाने पर हमको परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? तो जो धरातल के पास है उसको बोलेंगे हम ट्रोपोस्फीयर, इसको ही क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको ही विक्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको ही परिवर्तन मंडल बोलते हैं, इसको ही मिश्रण परत बोलते हैं। फिर है समताप मंडल, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप मंडल से जो ऊपर मंडल है वो है मध्य मंडल, और मध्य मंडल से जो ऊपर मंडल है वो है आयतन मंडल, और आयतन मंडल से जो ऊपर मंडल है फिर है वो बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल से भी आगे एक परत पाई जाती है वान एलन विकिरण पट्टी या परत, और वहां से आगे क्या है? चुंबकीय मंडल। तो यदि आपसे पूछे कि धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापीय संरचना के आधार पर
वायुमंडल की परतों का क्रम कौन सा है? तो पहला क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये क्या है? क्रम है। अब हम पहली बात करें ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर को क्या बोलते हैं? ये अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभ मंडल। इसके अन्य नाम है विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, मौसमीय मंडल, क्योंकि इसमें समस्त मौसम की घटनाएं घटित होती हैं, और इसको मिश्रण परत भी बोलते हैं। अब इसकी जो खोज की थी वो की थी टीजरेंस डी वोर्ड ने। किसने खोज की थी? टीजरेंस डी वोर्ड ने। ट्रोपोस्फीयर की भी की थी और समताप मंडल दोनों की खोज की थी। इसमें समस्त वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर में समस्त वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। अब ऐसा क्यों? इसकी जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें से धरातल गर्म होता है। धरातल गर्म होता है तो वहां से क्या है? संवहनीय धाराएं उठती हैं। संवहनीय धाराओं के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर पाई जाती है, और ध्रुवों पर क्या है? इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर पाई जाती है। अब इन दोनों की जो औसत है वो है 13 किलोमीटर। तो यहाँ जो औसत ऊंचाई है इसकी वो है 13 किलोमीटर। अब विषुवत रेखा पर जो तापमान है वो है -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर जो तापमान है वो है -45 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है? समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। सामान्य ताप पतन दर, यानी धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है, ये क्या है? एक सामान्य घटना है। इसको बोलते हैं हम सामान्य ताप पतन दर। और ये क्या है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इसको क्या बोलते हैं हम? सामान्य ताप पतन दर। अब ये तो क्या है? धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी होना, ये तो है सामान्य घटना। किंतु कभी कभी इसमें क्या है? तापमान वृत्तकुमन की घटना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम पृष्ठीय प्रतिलोमन। उसमें क्या होता है कि धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या है? वृद्धि पाई जाती है। तापमान में वृद्धि पाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम पृष्ठीय प्रतिलोमन। अब इससे ऊंचाई के साथ जाएंगे, क्षोभ मंडल से ऊंचाई के साथ जानेंगे, तो यहाँ जो परत मिलेगी वो मिलेगी क्षोभ सीमा। एक संक्रमण परत मिलेगी जिसकी जो मोटाई रहती है वो रहती है 1 से 1.5 किलोमीटर। इसकी जो खोज की थी वो की थी नेपियर शाह ने। क्षोभ सीमा की, ट्रोपोपोज की जो खोज की थी वो की थी नेपियर शाह ने। ये क्या है? मौसमीय परिवर्तन की छत है। मौसमीय परिवर्तन की छत क्यों है? क्योंकि क्षोभ सीमा से जो नीचे जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में क्या है? समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं तो ये क्या है? उसके ऊपर है। ये संक्रमण परत है, 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी है, और इसकी जो खोज की थी वो नेपियर शाह ने की थी। और ट्रोपोस्फीयर की जो खोज की थी वो की थी टीजरेंस डी वोर्ड ने। ये ट्रोपोस्फीयर की खोज की थी। तो ये जो क्षोभ सीमा है इसकी खोज नेपियर शाह ने की थी।
इसको मौसमी परिवर्तन की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और ये क्या है, उसके ऊपर है, संक्रमण परत है 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी है। अब जब क्षोभ सीमा से ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं तो फिर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी खोज भी, इसका जो नामकरण है वो भी टिजरेंस डी बोर ने दिया था। ये क्या है, 13 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है और 20 किलोमीटर तक तापमान समान रहता है। इस मंडल में समताप रेखा लंबवत रूप में रहती हैं और इसमें क्या है, मुक्ताप मेघ पाए जाते हैं। मुक्ताप मेघ को ही नेक्रियस क्लाउड कहते हैं और इनको ही बोलते हैं मदर ऑफ क्लाउड, मदर ऑफ फल। और ऊपरी सीमा पर, समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उस पर जो तापमान हो जाता है वो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या है, हम एक मानचित्र है, उस मानचित्र में देख लेते हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, धरातल है। धरातल है ये धरातल। धरातल पर पर्वत भी होंगे, पठार भी होंगे, मैदान भी होंगे, भवन भी होंगे, इमारत भी होंगी, आपका मकान भी होगा। ये धरातल है आपका। अब हमारी जो पृथ्वी का तापमान है, औसत तापमान, वो है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या है, कमी आती है। यह सामान्य घटना है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, या 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। अब ये आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, ये आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या है, सूर्य वर्षवल लंबवत रहता है। सूर्य वर्षवल लंबवत रहता है तो धरातल गर्म रहता है, जिस कारण यहाँ क्या है, संवहनीय धाराएं चलती हैं ऊर्ध्वाधर रूप में। ये संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिस कारण इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर हो जाती है। और ध्रुवों पर जो इसकी ऊंचाई है क्षोभ सीमा की, वो क्षोभ मंडल की, वो 8 किलोमीटर है। और जो इनके बीच का भाग है, औसत ऊंचाई, वो है 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर जो वो भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो है -80 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? क्योंकि धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या है, कमी आती है। धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आती है, तो संवहनीय धाराओं के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो पहुंच गई 18 किलोमीटर।
तो यहाँ अब तापमान क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो इस कारण क्या है, इसका जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब इसमें क्या है, कभी कभी पृष्ठीय प्रतिलोमन की घटना भी पाई जाती है, यानी ताप प्रतिलोमन की घटना। तो यह था हमारा क्षोभ मंडल। अब इससे ऊपर है वो है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अब 20 किलोमीटर तक इसमें क्या है, तापमान समान रहता है। 20 किलोमीटर तक इसमें क्या है, तापमान समान रहता है, इस कारण इसको बोलते हैं समताप मंडल। और फिर क्या है, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है, ये क्या है, तापमान व्युत्क्रमण है, ये सामान्य से विपरीत घटना है। और इसके ऊपरी सीमा पर जाने पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब इस मंडल में क्या है, एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम है ओजोन मंडल या ओजोन परत। और इसका जो प्रमुख संकेंद्रण है इस परत का वो है 22 किलोमीटर तक। 22 किलोमीटर पर इसका क्या है, प्रमुख संकेंद्रण है। अब हम वापस उसी पे आते हैं। फिर है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा पर जो तापमान है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या है, निषिद्ध मेघ या नॉक्टिलूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं जो ग्रीष्म काल में मिलते हैं मध्यमंडल में। और इसमें क्या है, उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। मध्यमंडल में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। और समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छा है ये। और मध्यमंडल में क्या है, उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। आयन मंडल धरातल से 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इससे क्या है, रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं। अब इसमें जो परतें हैं, जी परत, एफ परत, ई परत और डी परत। डी परत, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ई परत को बोलते हैं हम कैंडली हेविसाइड परत। ई परत को क्या बोलते हैं, कैंडली हेविसाइड परत। और एफ परत को बोलते हैं अपलीटन परत। क्या बोलते हैं, अपलीटन परत। अब इसमें क्या है, घटना घटित होती है। उत्तरी गोलार्ध में घटना होती है जो चमकते हैं, इसमें रंगीन बादल, रंगीन ज्योति चमकती है, उसको बोलते हैं हम ऑरोरा बोरियल बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जिसको सुमेर ज्योति बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियस, यानी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में, तो इससे याद रखो अरोरा ऑस्ट्रियस। इसको बोलते हैं कुमेर ज्योति। क्या बोलते हैं, कुमेर ज्योति। फिर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है, 400 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें क्या है, गैसें गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। और तापमान में क्या है, इसमें अनंत वृद्धि हो जाती है, पर तापमान का क्या है, एहसास नहीं होता। अब क्या है, ट्रोपोस्फीयर और समताप मंडल के मध्य है क्षोभ सीमा। समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य है समताप सीमा। मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य है मध्य सीमा। अब बहिर्मंडल से भी ऊंचाई पर जाने पर एक परत मिलती है वान एलेन विकिरण पट्टी या वान एलेन विकिरण परत। और वान एलेन विकिरण परत से भी ऊंचाई पर है चुंबकीय मंडल। अब जो ये आयन मंडल है, इसका हम एक मानचित्र है उसको देखते हैं। ये आपका है, ये आयन मंडल। अब ये क्या है, रेडियो तरंगों का परावर्तन।
रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो ये 400 किलोमीटर और यहाँ पर ये 80 किलोमीटर तक, यानी 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो सबसे जो नीचे की परत है वो है डी परत, जो 80 से 99 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर है आपकी ई परत। ई परत को बोलते हैं हम कैंडली हेविसाइड। ई परत को क्या बोलेंगे? कैंडली हेविसाइड परत। एफ परत को बोलेंगे अपलीटन परत। एफ परत को क्या बोलेंगे हम? अपलीटन परत। और जी परत को सबसे ऊपर है जी परत। अब डी परत है वो 80 से 99 किलोमीटर तक, ई परत है 99 से 130 किलोमीटर तक, और जो एफ परत है वो 130 से 380 किलोमीटर तक। ऐसे ये क्या है? आपका आयन मंडल है। ये था आपका आयन मंडल। अब जो वायुमंडल की संरचना थी ये हमने देखी थी तापीय संरचना के आधार पर। तापीय संरचना के आधार पर हमने वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया था। अब देखेंगे हम रासायनिक संरचना के आधार पर। तो वायुमंडल को जो रासायनिक संरचना पर जो काम रासायनिक संरचना में बांटा था वो किया था मार्शल निकोलेट। किस विद्वान ने किया था? मार्शल निकोलेट ने। इसने क्या है, दो भागों में बांटा रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को। कितने आधार पर बांटा? दो आधार पर। रासायनिक संरचना को मार्शल निकोलेट ने दो भागों में बांटा। पहला है सबमंडल, दूसरा है विषममंडल। सबमंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोस्फीयर और विषममंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोस्फीयर। अब सबमंडल की जो ऊंचाई बताई है वो बताई है 0 से 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री किलोमीटर मतलब सबमंडल की ऊंचाई है वो 0 से 90 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। और इसकी जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। विषममंडल की जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, तापीय संरचना वाली 3 परतें आती हैं सबमंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इसमें क्या है, आयन मंडल और बहिर्न मंडल। इसमें क्या है, आणविक परत पाई जाती हैं। पहली मिलती है नाइट्रोजन परत जो 90 से 200 किलोमीटर तक। फिर है ऑक्सीजन परत, आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर तक। आणविक ऑक्सीजन परत ये 200 से 1100 किलोमीटर। आणविक हीलियम परत ये 1100 से 3500 किलोमीटर तक। और आणविक हाइड्रोजन परत ये 3500 से 10,000 किलोमीटर तक। अब ये क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ है। ये बढ़ती ऊंचाई के साथ क्रम। अब ये इनका क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ क्रम है। अब एक बात और है कि जो नाइट्रोजन परत है, नाइट्रोजन गैस है, ये तो आपकी 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी? 90 किलोमीटर तक। और जो ऑक्सीजन गैस है ये पाई जाएगी आपकी 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। ये कितने तक पाई जाएगी? 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। तो ये था हमारा वायुमंडल की संरचना। ये क्या है, वायुमंडल की रासायनिक संरचना। वायुमंडल की रासायनिक संरचना को मार्शल निकोलेट ने दो भागों में बांटा, सबमंडल होमोस्फीयर और विषममंडल
हेट्रोस्फीयर। अब धरातल, ये आपका धरातल यानी जमीन, धरातल से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है वो है सममंडल। अब सममंडल में तापीय संरचना वाले 3 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये क्या है, धरातल से और 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब 90 किलोमीटर से और 10,000 किलोमीटर तक ये पाया जाता है विषम मंडल, जिसको बोलते हैं हम हेट्रोस्फीयर। इसमें 2 मंडल हैं, एक तो आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। तो ये था हमारा वायुमंडल की संरचना व संगठन वाला पार्ट। आप हमसे द भूगोल क्लासेज, हमारा टेलीग्राम चैनल है, द भूगोल यहां लिख देता हूं इसको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है द भूगोल क्लासेज। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।